हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ये आखिरी पार्ट है। इस पार्ट 2 के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है और इस चैप्टर के साथ क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हमें पढ़ने थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसी चैप्टर के साथ। शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों से जो आपसे किताब में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है, ये दोनों के दोनों प्रश्न जो है, ये पार्ट 1 में ही हमें डिस्कशन करना था, लेकिन बाय मिस्टेक जो है ये छूट गया था, वहां पर पीपीटी में आ नहीं पाया था। आज हम लोग पहले इसको कवर कर लेते हैं। जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा ना, उसी कॉन्सेप्ट पर जो है ये प्रश्न आपके बनने वाले हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है भाई? परमाणु के भीतर वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है? तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में। इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने इसकी खोज की। उसके बाद प्रोटॉन, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की। एनसीईआरटी किताब में जो है प्रोटॉन के डिस्कवरी के लिए गोल्डस्टीन का ही नाम दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और रेलवे के एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा गया है प्रोटॉन की खोज से रिलेटेड की खोजकर्ता कौन है, तो गोल्डस्टीन ही आंसर दिया गया है। और उसके बाद है न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखिए, आप याद रखेंगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये आपको याद रखना है 1U के बराबर होता है। 1U के बराबर होता है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि भाई 2 प्रोटॉन है तो इसका द्रव्यमान 2 हो जाएगा, यानी 4U में से 2U द्रव्यमान किसका है? 2 प्रोटॉन का है। बचा कितना द्रव्यमान? 2U बचा। और 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी कितना होता है? 1U ही होता है। मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन है। तो बस हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये आपस में बराबर होते हैं और 1U के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग क्या करते हैं कि नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं, शून्य मान करके चलते हैं। तो इस 4U में से 2U तो मास ऑफ प्रोटॉन का है, बचा 2U। 1U का, 1 न्यूट्रॉन का मास 1U होता है, तो 2U यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स है। बस हो गया, ये दोनों के दोनों प्रश्न हमारे बन गए। तो चैप्टर 4 का तीसरा टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में आज शुरू करेंगे। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि नील्स बोर आते हैं और वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है वो एक निश्चित कक्षा में ही घूमता है और उस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है, राइट। तो अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे बटे होते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर्ड और बरी ने, ये 2 वैज्ञानिक हैं, बोर्ड और बरी, इन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं जिसे बोर्ड बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। बोर्ड बरी स्कीम हमें क्या बताएगा? अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाएगा ये बताएगा। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। हम लोग बात कर चुके हैं, आप कक्षा को कोश बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? ऊर्जा स्तर बोल सकते हो, एनर्जी लेवल बोल दो, शेल बोल दो, राइट। तो जो बोर्ड वाली स्कीम है इसके अनुसार एक कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक कक्षा में या फिर एक ऊर्जा स्तर में मैक्सिमम जो है 2n² इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ये n क्या बताएगा कि भाई कौन सी कक्षा है या फिर कौन सा ऊर्जा स्तर है। यानी कि अगर n बराबर 1 हो
तो हम बोलेंगे कि पहला कक्षा है n बराबर 2 है तो दूसरा कक्ष है, या फिर दूसरा शेल है n बराबर अगर 3 है तो तीसरा कक्ष है, n बराबर अगर 4 है तो चौथा कक्ष है, इस प्रकार से। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोश में होगी 2, दूसरे कक्ष या l कोश में होगी 8, तीसरे कक्ष या m कोश में होगी 18, चौथे कक्ष या n कोश में होगी 32। जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है, नाभिक के बाद ये पहला कक्ष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखो पहले कक्ष के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 2n², राइट, 2n²। तो 2 गुने में n बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 2। तो पहले कक्ष में जो है, पहले कोश में या फिर जो पहला एनर्जी लेवल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो पहला कक्ष है उसे हम लोग एक और नाम देते हैं k कक्ष। ऐसे ही हम लोगों ने देखा था कि भाई k कक्ष होता है, l कक्ष होता है, m कक्ष होता है, n कक्ष होता है। k के लिए n बराबर 1 होता है, l के लिए n बराबर 2 होता है, n के लिए m के लिए n बराबर 3 होता है और n के लिए n बराबर 4 होता है। यहां से आप फॉर्मूला लगा सकते हो भाई 2n² है तो 2 गुने में 1 का स्क्वायर 2। k कक्ष में या फिर पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2n² फॉर्मूला लगाओ तो 2 गुने में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो l कक्ष है या फिर जो दूसरा कक्ष है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। यहाँ पर आप लगाओ m कक्ष के लिए तो 2n² लगाओगे तो 2 गुने में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 18। तो जो m कक्ष है या फिर जो तीसरा कक्ष है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और n बराबर 4 के लिए 2n² लगाओ तो 2 गुने में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि 32। जो ये n कक्ष है या फिर जो चौथा कक्ष है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी जो पहला कक्ष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्ष जो है उसमें 18 और जो चौथा कक्ष है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसे आप डायरेक्ट याद रखो, ज्यादा बढ़िया है, k l m n, है ना, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, चौथा कक्ष। ठीक है, ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किस फॉर्मूले से दिया जाता है, तो 2n² से दिया जाता है। तो इस स्कीम के अंदर ये पहला नियम आ गया। आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ तत्व के परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा गया है वो दिखाया गया है। यहां पर देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही कक्ष, केवल k कक्ष, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं k कक्ष में, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही है। तो भाई क्या करें, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। हीलियम के पास भी एक ही कक्ष है, k कक्ष है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हीलियम के पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के दोनों जो पहले कक्ष में आ गए हैं। लिथियम के पास 2 कक्ष है, k कक्ष है और l कक्ष है, यानी पहला कक्ष और दूसरा कक्ष, पहला कक्ष और दूसरा कक्ष। तो देखो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन या फिर जितनी परमाणु संख्या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उदासीन परमाणु के लिए, ये याद रखिएगा। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है और इसमें मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो जो पहला कोश है, जो पहला कोश है इसमें तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो तीसरा कोश है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, 8, 18, 32 आपने देखा, k l m n। तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8। लिथियम के पास भले ही 2 कक्ष है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो 3 ही है, तो पहला कोश पहले भरा जाएगा, उसके बाद दूसरा कोश जो है भरा जाएगा। बेरिलियम के पास आ जाओ तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो 2 कक्ष इसके पास है, तो पहले कोश में जो है पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक चीज याद रखिएगा, जब तक कि भीतर वाला कक्ष भर न जाए हम लोग बाद वाले कक्ष में नहीं जाएंगे, बाहर वाले कक्ष में नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे यहां पर देखो बेरिलियम है, भाई 1 इलेक्ट्रॉन पहले वाले कक्ष में डाल देते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे वाले कक्ष में डाल देते हैं। ऐसा भी तो आप सोच सकते हैं कि पहले वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है जब तक कि भीतर वाला कक्ष पूरा भर न जाए। अगर पहले कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो जब तक कि पहला कोश पूरा भर न जाए, जब तक कि पहला कक्ष भर न जाए,
तब तक आप दूसरे कक्ष में नहीं भरेंगे इलेक्ट्रॉन को। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले वाले कोष को भरा जाएगा। तो देखो अंदर वाले कोष को भर लिया गया 2 इलेक्ट्रॉन डाल करके, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। जो दूसरा कक्ष है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इसके पास अब 4 ही बचे हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे वाले कक्ष में आ गए। यहां आ जाओ नियोन में, देख लो नियोन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 में से पहले कक्ष में कितना जाएगा? 2 जाएगा। पहले कक्ष में 2 जाएगा, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, 2 को भर लिया। दूसरे वाले कक्ष में मैक्सिमम 8 जा सकते हैं, 10 में से 2 को भर लिया पहले वाले कक्ष में, बच गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे दूसरे वाले कक्ष में, और दूसरे वाले कक्ष में मैक्सिमम जो है कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे वाले कक्ष में 8 ही आ सकते हैं। यहां आ जाओ मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 12 हो जाएंगे। जो पहला कक्ष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जो दूसरा कक्ष जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एल वाले में। भाई पहले वाले में 2 जाएंगे, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले में चले जाएंगे। बच कितने गए? 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में जाएंगे? तीसरे कक्ष में जाएंगे, एम कक्ष में जाएंगे। एम कक्ष में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन इसके पास बचे कितना? आप 12 में से 2 चला गया पहले कोष में, 8 चला गया दूसरे कोष में, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये चला जाएगा तीसरे कोष में। तो यहां पर देखो तीसरे वाले कोष में जो है, नहीं 8 और 2 10, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सही है। इसी प्रकार से आप सारे में देख सकते हो। आर्गन में देख लेते हैं। आर्गन की हम बात करते हैं यहां पर, तो आर्गन में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो पहला कोष है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, चले जाएंगे। जो दूसरा कोष है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, चले जाएंगे इसमें। जो तीसरा कोष है 8 और 2 10 हो गया, बचा 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कोष जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, राइट। 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन भर लिया गया। याद क्या रखेंगे? जब तक कि भीतर वाला कोष भर नहीं जाता है हम बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है जिसका बाह्यतम कोष जो है वो चौथा कोष है, जिसका बाह्यतम कोष चौथा छोड़ो, मान लो कि तीसरा कोष है, तो तीसरे कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? के एल एम एन हम लोग देखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स में लिख रहा हूं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे मान लो कि तीसरा कोष है, कोई परमाणु है जिसका सबसे बाहर वाला जो कोष है ये तीसरा कोष है, एम कोष है, तो भले ही एम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन क्योंकि ये सबसे बाह्यतम कोष है परमाणु के भीतर, तो इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। क्योंकि सबसे बाहर वाला जो कोष है वो एम कोष है। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखो सोडियम से लेकर के आर्गन तक, सोडियम से लेकर के आर्गन तक आपको 3 कोष दिखाए गए हैं, मैक्सिमम 3 कोष दिखाए गए हैं। यानी सोडियम से लेकर के आर्गन तक जो बाह्यतम कोष है वो तीसरा कोष है। तो इन सारे ही के केस में मैक्सिमम बाहर में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? बाह्यतम कोष में कितने आ सकते हैं? तीसरे वाले कोष में 8 ही आ सकते हैं, क्योंकि ये बाह्यतम कोष है। मान लो कोई ऐसा परमाणु है जिसके बाहर एक और कोष है, चौथा कोष भी है, तो उस वाले केस में जो है तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर किसी परमाणु के भीतर मान लो कि 4 कोष है, तो बाह्यतम कोष तो चौथा कोष हो जाएगा, एन कोष हो जाएगा, एन कक्ष हो जाएगा। वैसे केस में एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि जो एम कक्ष है यही बाह्यतम है, यही सबसे बाहरी कोष है, तो मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे, 18 नहीं भरे जाएंगे। यही चीज आपसे कहा गया है, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो बाहरी कोष है वो तीसरा कोष है जिसमें कि मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो 18 भर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं अगर बाह्यतम कोष, अगर ये एन कोष हो जाए तो। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रम अनुसार भरती है। भाई सबसे पहले आप जो प्रथम कोष है उसको भरोगे, उसके बाद जो दूसरा कोष है उसको भरोगे, उसके बाद तीसरा कोष भरोगे।
ऐसा नहीं करोगे कि भाई पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, आपने एक भर दिया और आपने क्या कर दिया, एल वाले में भर दिया, या एल को आपने अधूरा छोड़ दिया और एम वाले में भरना शुरू कर दिया। ये चीज नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको एम कोश में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो एम कोश में जाने से पहले आपको के और एल को पूरा भरना पड़ेगा। ये आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी कोश में जो आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, पहले ये चेक कर लो कि उससे पहले वाले में आपने पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है या नहीं भरा है। आप किसी में देख लो, आप क्रम अनुसार भरा गया है, पहले कोश को पहले कंप्लीट किया गया है, तब जाकर के दूसरे कोश को कंप्लीट किया गया, तब जाकर के तीसरे कोश में आया है। ऐसा नहीं है कि तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर दिया और पहला और दूसरा जो कोश है वो आधा अधूरा है, तो ये चीज नहीं होता है। तो 3 नियम आपने पढ़ लिए भाई। पहला आपने ये पढ़ा कि मैक्सिमम एक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। आप जो है डायरेक्ट ये याद रखिए, 2, 8, 18, 32, 4 कोश आपके लिए मैक्सिमम है। आपके स्तर पर 4 कोश बहुत है। दूसरा नियम हमें यह बताता है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि 72 कोश है तो उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। अधिकतम संख्या 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकती है। तीसरा आपसे क्या कहा गया, किसी भी कोश में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो पहले ये चेक कर लो कि उससे पहले वाले कोश जो है पूरी तरह से भरे गए हैं या नहीं भरे गए हैं। अब आइए इन दोनों प्रश्नों को करते हैं। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। भाई कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और सोडियम की परमाणु संख्या 11। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछूं तो आप बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर परमाणु उदासीन है, परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो जितने प्रोटॉन्स या फिर जितनी परमाणु संख्या उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब इसको बांटना है, तो आप मुझे ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पहला कक्ष है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 जाएंगे, मैक्सिमम 2 ही जा सकते हैं। अब 6 में से कितना बचा, 4 बचा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, दूसरे कक्ष में जाएंगे, यानी कि एल कक्ष में जाएंगे। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे 2,4 ब्रैकेट में डाल करके, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम वाले में आ जाओ, जो पहला कक्ष है उसको पहले पूरा भरना पड़ेगा, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब कितना बचा इसके पास, 11 में से 2 तो पहले कक्ष में चला गया, बचा कितना, 9। जो एल कक्ष है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे इसमें भर दिए जाएंगे, राइट। अब जो एम कक्ष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 ही बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे 2, 8, 1। बस हो गया। यही चीज आपसे पूछा गया था। आप चाहते तो ऐसे डायग्राम भी बना सकते थे, लेकिन डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, ये समझना जो है आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सोडियम के लिए बात करूं तो सोडियम में जो है टोटल 3 कक्ष हैं, टोटल 3 कक्ष होंगे। पहले हम लोग पहले वाले कोश को भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले वाले में चला आया, ठीक। बचा अभी कितना, 9 में से 8 चला जाएगा दूसरे वाले में। भाई दूसरे वाले में 9 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब 1, तो ये एम कक्ष में चला जाएगा, राइट। तो इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 2, 8, 1, राइट। अब देखते हैं, अगर किसी परमाणु का के और एल कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। के कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये दोनों सवाल हमारे इस प्रकार से बनते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दे वीडियो को। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि लाइक कर दिया करें, उसके बावजूद भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है। तो इतने भी ढीठ बनने की जरूरत नहीं है, लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। अगर आप शेयर कर सकते हो वीडियो को कहीं पर, चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, तो आप शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब पढ़ते हैं संयोजकता के बारे में। थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने संयोजकता के बारे में की थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, याद है आपको। ऑक्टोपस, ह्यूमन है ना, ऑक्टोपस की 8 भुजाएं, मानव की 2 भुजाएं, राइट।
हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं या कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। पढ़ चुके हैं भाई K, L, M, N, 2, 8, 18, 32। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, सबसे बाहर वाले कोश में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बाहर वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देख लो, कार्बन के केस में देखो, सबसे बाहर वाला कोश कौन सा है, ये एल कोश है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। सोडियम की बात करते हैं, जो बाह्यतम कोश है वो कौन सा है, तीसरा कोश है, बाह्यतम कोश तीसरा कोश है, यानी कि एम कोश है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाह्यतम कोश में, यानी कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, तो हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में 1 है, क्योंकि सबसे बाहर वाले कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स देख लो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ देख लो सोडियम, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के बाहर वाले कोश में जो बाह्यतम कोश है वो दूसरा कोश है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, हम बोलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में 5 है। सल्फर में आ जाओ, KLM, भाई 3 कोश है, बाह्यतम कोश कौन सा हो जाएगा, तीसरा कोश हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन से बाहर वाले कोश में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सल्फर के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6। याद रखिएगा, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता नहीं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो ऐसे आपको चेक करना है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने के लिए सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन को बांटने आना चाहिए अलग अलग कक्षाओं में, जो मैंने आपको सिखा दिया हुआ है कि कैसे आप बांटेंगे, है ना। प्रथम कोश को भरेंगे, द्वितीय कोश में जाएंगे, फिर तृतीय कोश में जाएंगे, है ना, पहले कक्ष को भरेंगे, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले में, फिर चौथे वाले में। सबसे बाहर वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बोर्डबरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अच्छा, बाह्यतम कक्ष अगर 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है तो हम बोल सकते हैं कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम आपको 8 ही मिलेंगे, क्योंकि बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दो, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोल दो, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो। ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो है ये 8 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, या तो 8 या फिर 8 से कम, ठीक है, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं या फिर इससे कम आपको मिलेंगे। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति, संयोजकता 0 है। ऐसा देखा गया कि भाई जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहा जा रहा है कि बाह्यतम कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जिसके बाह्यतम कोश में सच में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सच में 8 हैं, देखा गया है कि वो जो तत्व है वो कम रिएक्टिव है, उस तत्व के परमाणु जो है वो सक्रिय नहीं है, वो इनएक्टिव है, वो रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं किसी से, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसकी वैलेंसी जो है 0 बताएंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंसी हमें क्या बताती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई परमाणु कितना उतावला है किसी दूसरे के साथ कंबाइन करने के लिए, कोई परमाणु कितना उतावला है किसी दूसरे परमाणु के साथ रिएक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर जिसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, वो इनएक्टिव है, वो सक्रिय नहीं है। सक्रिय नहीं है मतलब ये उतावला नहीं है किसी दूसरे परमाणु से रिएक्ट करने के लिए। अगर उतावला नहीं है तो वैलेंसी 0, वैलेंसी 0, राइट। अगर उतावला होता तो वैलेंसी कुछ ना कुछ होती, उतावला है ही नहीं तो वैलेंसी 0 बोलेंगे हम इसकी।
इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर बोल सकते हो एक अपवाद के रूप में कि जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जिसके पास संयुक्ता इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, कहा जा रहा है कि भाई वो देखा गया है कि अक्रिय है, वो सक्रिय नहीं है, वैलेंसी इसकी 0 है। हीलियम के केस में कहा जाता है कि हीलियम के पास एक ही कक्ष है, के कक्ष है, एक ही कक्ष है, के कक्ष है, और वो के कक्ष अगर भरा हो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तो हीलियम भी जो है इनएक्टिव है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये जो है अक्रिय है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अक्रिय है। तो देखो हीलियम है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अक्रिय है, ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब हीलियम परमाणु जो है दूसरे परमाणु के साथ रिएक्शन जो है वो नहीं करना चाहते हैं, दूसरे परमाणु के साथ रिएक्शन जो है नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसकी वैलेंसी कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 0 है, ये कंबाइन करना ही नहीं चाहते हैं इसके परमाणु हीलियम के। इसके अलावा देखो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। इन सब के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सब के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बोलेंगे सर 8 से ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बोर्डबरी स्कीम के अनुसार बाह्यतम कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो देखा गया है कि ये सारे जो तत्व के परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट होते हैं मतलब ये इनएक्टिव होते हैं, अक्रिय होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। ये किसी भी दूसरे परमाणु के साथ, दूसरे तत्व के परमाणु के साथ या फिर अपने ही तत्व के परमाणु के साथ जो है रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी तो 0 हो जाती है, तो वैलेंसी 0 बोलेंगे, संयोजकता 0 बोलेंगे। जिनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे कम है, 2 से ज्यादा 8 से कम है, तो उनके पास कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। अच्छा, हर कोई चाहता है जीवन में स्टेबल हो जाए, है ना, अस्थायी हो जाए, भाई एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाए जब ज्यादा मोह माया ना रहे, है ना, जो चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद एकदम से स्टेबल हो जाए। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि यार जॉब मिल जाए, उसके बाद फिर क्या ही है, लाइफ फिर मजे में है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि जॉब ही आपके लिए सब कुछ है, तो आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे कि जॉब लग जाए मेरी, उसके बाद तो सब बल्ले बल्ले है, राइट। जॉब लग जाए, सब बल्ले बल्ले है, मजा आ जाएगा, उसके बाद जीवन जो है एकदम से स्टेबल हो जाएगा, लाइफ स्टेबल हो जाएगी, जीवन एकदम से अस्थायी हो जाएगा, राइट। ये आप सोचते हैं। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक आप क्या कर रहे हैं, लात पैर मार रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात जग करके पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, एकदम से आप उतावले हैं जॉब लेने के लिए। ये सारे जो आपके तत्व के परमाणु होते हैं ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं बोलेंगे, है ना, इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, वैलेंसी 0 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है। ये अपने जीवन में खुश है, मस्त है, ये अपने जीवन में खुश है, मस्त है। ये बोल सकते हो कि एकदम से स्टेबल है एटम, इनको अब कुछ नहीं चाहिए, भाई सब कुछ हमारे पास है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं, किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अपने जीवन में मग्न है हीलियम और ये सारे के सारे। अब भाई जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर जिनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो उतावला है, वो तो उतावला है, वो तो चाह रहे हैं कि भाई हम भी इनके जैसा ही हो जाए, हम भी इनके जैसा ही हो जाए, हम भी जो है स्टेबल हो जाए इन सारे के जैसा। तो वो उतावले हैं। वो क्या करेंगे, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे जॉब के लिए, वो सारे परमाणु क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे दूसरे तत्व के परमाणु के साथ या फिर अपने ही जैसे दूसरे परमाणु के साथ क्या करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे, आकर के कंबाइन करेंगे, उसके पास कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, यानी उसके पास कुछ ना कुछ वैलेंसी होगी, तो वो कंबाइन करना चाहेंगे। लेकिन क्यों, ये स्टेट में आने के लिए वो भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारे बाह्यतम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, हम भी जो है एकदम से मस्त हो जाए, स्टेबल हो जाए, सारे से रिश्ता नाता सब कुछ खत्म कर दे,
इस लेवल पर जाकर के स्टेबल हो जाए कि किसी के साथ कंबाइन करने की आवश्यकता ही ना हो। यही चीज आपसे कहा गया है। सक्रिय तत्वों यानी जिनके बाह्यतम कोश में ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके बाह्यतम कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम को आप अपवाद लेकर चलो, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन पा करके खुश है, हम ये नहीं बोलेंगे जिनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे। हीलियम एक अपवाद है, हीलियम बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश है, ये याद रखो आप। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। तो भाई जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो हो गए सक्रिय तत्व। इनके तत्व जो इन तत्वों के परमाणु क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो कंबाइन करना चाहेंगे अपने समान परमाणुओं के साथ या फिर अन्य किसी तत्व के परमाणु के साथ मिलकर के वो अणु बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, ताकि बाह्यतम कक्ष को पूरा किया जा सके। पूरा करने का मतलब क्या हुआ, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया जाए, ये वो चाहेंगे सक्रिय तत्व। तो कंबाइन करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कुछ ना कुछ वैलेंसी निकल करके आएगी। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है, ऑक्टेट माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। मैंने आपको समझा दिया। हर इंसान चाहता है कि अपने जीवन में स्टेबल हो जाए। हर तत्व का परमाणु यही चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, यानी उसका अष्टक पूरा हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। और उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ही वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं दूसरे तत्व के परमाणु के साथ या फिर अपने ही जैसे परमाणु के साथ, राइट। तो जिनका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है उसकी वैलेंसी कुछ ना कुछ निकल करके आएगी, क्योंकि उनकी वैलेंसी उनके पास कुछ ना कुछ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है होती है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, है ना, रिएक्शन करते हैं, या आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। अब ये जो ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं तत्व, जिनके ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो जो परमाणु ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, उनके पास 3 तरीके हैं करने के। या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ग्रहण कर देंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे। जो सूटेबल होगा वो काम वो करेंगे, वो काम वो करेंगे। मान लो कि आप एक कमरे में रहते हो, अब आपका एक मित्र है जो आपके उस कमरे में रहना चाहता है। भाई या तो आप क्या करो, आप कमरा छोड़ दो, उसको दे दो, या फिर आप क्या करो कि उसको भी बुला लो और कमरे को आप शेयर कर लो, राइट। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए परमाणु क्या कर सकते हैं भाई, 3 चीजें होती है, तीनों में से कोई एक काम वो कर सकते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, जो भी सुविधा उनको लगे, जो भी उनके लिए सही होगा, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट मतलब समझ रहे हो ना, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। या फिर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। तीसरा काम क्या है कि साझेदारी कर लेंगे, ना तो हम देंगे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन, ना तो लेंगे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन, साझेदारी कर लेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो, हम सोडियम लेते हैं। सोडियम परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 8 1 होता है। हम लोगों ने देखा K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो KLM, अभी इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो इसका बाह्यतम कोश L कोश हो जाता है तो उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा कि अपने पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है M कोश में, बाह्यतम कोश में, अभी जो बाह्यतम कोश है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, है ना। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसमें जो है 11 प्रोटॉन है, 11 प्लस चार्ज हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 10 ही रहेगा, तो 10 माइनस चार्ज हो जाएगा, 1 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है ना, ये ऊपर चमकेगा ऐसे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 2 8 हो जाएगा। अब देखो तो इसके पास 2 ही कोश हैं, K कोश और L कोश। इस बार बाह्यतम कोश इसका 8 है, सॉरी बाह्यतम कोश L है और L कोश में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाह्यतम कोश अब इसका भर गया। ये अब खुश है, ये अब खुश है, राइट। ऐसे आप क्लोरीन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन
एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2, 8, 7 होता है। के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका बाह्यतम कोश जो है ये तीसरा वाला कोश है। अब देखो इसके बाह्यतम, ये इसका जो बाह्यतम कोश है लगभग पूरा है, यानी ऑक्टेट से थोड़ा सा ही चूक रहा है। ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन से चूक रहा है क्लोरीन। इसका जो ये तीसरा कोश है या फिर जो बाह्यतम कोश है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट जो है कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 17 प्रोटॉन है, 17 प्लस चार्ज है, 17 पहले माइनस चार्ज भी था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 माइनस चार्ज ऊपर में आ जाएगा। अब क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जाता है तो बाह्यतम कोश से जाता है, आता है तो बाह्यतम कोश में आता है। ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, बाह्यतम कोश को छोड़कर, एम कोश को छोड़कर एल में आप घुसा लेंगे उस इलेक्ट्रॉन को। एल में तो मैक्सिमम 8 ही आ सकता है, और ना ही हम यहां से 8 से 7 कर सकते हैं, बाह्यतम कोश से ही आना जाना होगा। तो 2, 8। अब देखो जो तीसरा कोश है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखो यहां पर इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। भाई कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। जैसे हम यहां पर लेते हैं कार्बन। ठीक, कार्बन परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, Kl। अब इसको 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, 1-2 इलेक्ट्रॉन की बात हो तो कोई दे भी दे, 4-4 इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसको, 4-4 इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से कौन देगा। तो क्या करता है, ये साझेदारी करता है कि भैया ठीक है पूरी तरह से नहीं दे सकते हो लेकिन साझा तो कर सकते हो, राइट। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में देखो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करनी पड़ती है। तो जैसे मान लो कि CH4 इसको बनाना है, इसको अगर CH4 बनाना है तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या करेगा, ये साझेदारी कर लेगा ऐसे, राइट। 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऐसे साझेदारी कर लेगा। और ये हीलियम जो है, हाइड्रोजन जो है ऐसे कार्बन के परमाणु के साथ साझेदारी कर लेगा। तो ऐसे जो आप मीथेन की संरचना सूत्र देखते हो, इसमें कार्बन इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो एक कार्बन का 1 हाइड्रोजन का है। तो ऐसे जो है साझे में इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करता है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, तो 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कार्बन के बाह्यतम कोश में हो तो जाते हैं, लेकिन इसमें से 4 इसका खुद का है और 4 क्या है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पर, हाइड्रोजन को क्या बेनिफिट हुआ कि हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर दिया। जैसे हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो खुश है, वैसे ही हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश है। ठीक, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 उपाय है, या तो इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या कर लो, त्याग कर दो, या फिर पूरा ग्रहण कर लो, या फिर क्या करो, साझा कर लो। तो जो त्याग होता है या फिर जो ग्रहण होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बोलते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। अब देखो सोडियम ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या किया, सोडियम ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इस तीसरे वाले कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी 1। क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या किया, तो अपने बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी बोलेंगे हम, 1। कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी किया, तो इसकी वैलेंसी हम बोलेंगे कितनी, 4। तो परमाणु अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्या बोलेंगे आप,
परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या फिर अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग वैलेंसी बोलेंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसीलिए उनकी संयोजकता 1 कही जाती है। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में खास करके जो है आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन जो है ऐसे भी खुश है और ऐसे भी खुश है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको त्याग करने के बाद ये H+ बन जाता है, ऐसे भी ये खुश है। और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो हीलियम के जैसे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है, तो ऐसे भी खुश है। दोनों में से कोई सा भी केस उठा लो आप, दोनों में से कोई सा भी केस उठा लो आप, जो वैलेंसी आपको मिलने वाली है वो एक ही मिलने वाली है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया, वैलेंसी की। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी? 1। लिथियम की अगर हम बात करते हैं, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो 2,1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो K और L कोश इसका बाह्यतम कोश है। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए L कोश में पूरा करने के लिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से नहीं मिलने वाला, कोई नहीं देने वाला इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? बोलेगा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ये काम करेंगे कि जो हम एक इलेक्ट्रॉन है ना बाहर वाले में, उसको हम त्याग दे देंगे, उसका हम त्याग कर देंगे, त्याग देंगे हम एक इलेक्ट्रॉन को। तब इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो बाह्यतम कोश इसका K कोश होगा और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो ये हीलियम जैसा रूप अपना करके खुश है। हीलियम खुश है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में लेकर के अपना डुप्लेट पूरा करके। लिथियम भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, डुप्लेट पूरा करता है। लिथियम भी क्या करता है? अपना डुप्लेट पूरा करता है हीलियम के जैसे, और वो बोल सकते हो कि स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सारी के लिए वैलेंसी कितनी है? 1 है। आगे मैं बताऊंगा वैलेंसी याद करने की, इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। आपको ये परिभाषा जो है याद होनी चाहिए कि वैलेंसी की परिभाषा क्या होती है। जो मैंने आपको बताया वो आपको याद रखना है। और तत्वों की संयोजकता याद करना बड़ा ही आसान है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। क्या बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? क्रमशः 2 और 3 है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है और एल्यूमिनियम की 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 तथा एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम के 3 होते हैं। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, राइट। और एल्यूमिनियम जो है ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो वह जितने का त्याग किया जाएगा वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है। इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता 1 है। यहाँ पर फ्लोरीन लिया गया है, मैंने आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया था, है ना। मैंने आपको यहाँ पर क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया था। क्लोरीन और फ्लोरीन सेम तरह से बिहेव करेंगे। यहाँ पर देखो, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या था? फ्लोरीन था ना? नहीं, कहां पर भाई? यहां पर। हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन फ्लोरीन आप सेम कॉन्सेप्ट लगा लेना, क्योंकि फ्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहा आपसे ये जा रहा है कि देखो, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉनों को खो देना ये क्लोरीन के लिए सही नहीं है। तो सही क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लो m कक्ष में और अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। तो ये मत सोचना कि 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इसके वैलेंसी हम 7 बोलेंगे, नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा आसान है 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा और वैलेंसी 1 यहाँ पर कहलाएगी। यही चीज आपसे कहा गया है कि बाह्यतम कोश में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 7 हो सकती है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना जो है ये उतना सही नहीं है जितना कि 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना ज्यादा आसान है। इसीलिए इसकी संयोजकता जो है वो 8 में से 7 घटाकर हम क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस
परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन है जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 8, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो बाह्यतम कोश में जो के कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एल कोश में, लेकिन इनके पास 6 ही बचते हैं तो 6 आएंगे। अब देखो इसको ना अपने बाह्यतम कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, ऑक्टेट पूरा करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन ले करके हीलियम जैसा स्वरूप अपना सकता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना मुश्किल है। इसके लिए इससे आसान क्या होगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दो और 2 8 बन जाओ, 2 8 बन जाओ, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे निकाला, तो 8 - 6 बराबर 2 हो जाएगा। सेम चीज आपसे यहाँ पर कहा गया, लेकिन इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, 8 में से 6 घटाने जाएंगे। सीधा आप सोचो कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ज्यादा आसान है 6 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के लिए। 6 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा 6 इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग किया जाता है तो हीलियम जैसा स्वरूप आएगा, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, डुप्लेट पूरा होगा, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो डुप्लेट पूरा करने से बढ़िया है कि ऑक्टेट पूरा करो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, तो वैलेंसी हम 2 बोलेंगे। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिससे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। ये देख लो, इतने आप याद रखिए बहुत है। इस टेबल में हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक दिया गया, ये बहुत है। यहां देखो तत्व का नाम दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, परमाणु संख्या आपको दी गई है, एकदम से कंठस्थ परमाणु संख्या होनी चाहिए। उसके बाद देखो प्रोटॉन की संख्या दी गई है। देखो परमाणु संख्या जितनी होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। खैर इस पर हम लोग बाद में आएंगे, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस पर बाद में आएंगे। फिलहाल हम लोग सीधा बढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया है और संयोजकता पे। देखो हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, के कक्ष में चला जाएगा। हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन 2 के कक्ष में चला जाएगा। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, पहले कक्ष में 2 भरा जाएगा, उसके बाद एक जो है दूसरे कक्ष में भरा जाएगा। बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में 2 आ सकता है और दूसरे वाले में आ सकता है, लेकिन इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ, 2 भरने के बाद पहले कोष में तो 2 आ जाएगा। बोरोन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में 2 आ जाएगा, बचा हुआ 3 दूसरे कक्ष में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो आप याद रखेंगे कि जिसके बाह्यतम कोश में या फिर जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, हम इसकी वैलेंसी जो है, हम इसकी वैलेंसी 1, 2, 3 ही बोलेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो वैलेंसी 2 बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो वैलेंसी हम लोग 3 बोलेंगे। ठीक, अगर मान लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, तो वैलेंसी बताने के लिए हम लोग 8 में से क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, अब इस टेबल से आप यहां पर समझ जाओ। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, हीलियम का 2 है, ठीक, लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरोन का 3 है। तो देखो इन सारे में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है, बस हीलियम जो है अपने आप में क्या है, एक अक्रिय तत्व है, तो इसकी वैलेंसी हम लोग 0 बोलेंगे, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, है ना, इसके बारे में याद रखेंगे, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया और आर्गन हो गया। इन सब के बाह्यतम, इन सारे का जो बाह्यतम कोश होता है कंप्लीट होता है, तो हम लोग इसकी वैलेंसी 0 मान करके चलते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लो 0, यहाँ पर देख लो 0। तो देखो हाइड्रोजन
का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। लिथियम की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास 1 है, वैलेंसी 1 है। बेरिलियम की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। बायतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बेरिलियम संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता 2। बोरोन की बात करते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3, संयोजकता 3। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो भी वैलेंसी आप 4 बोलेंगे। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 5 है, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, देखो 5, अगर 5 हुआ तो क्या करेंगे, 8 में से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, तो 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, राइट। ऑक्सीजन की बात करते हैं, बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 रहे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, तो वैलेंसी जो है 2। फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, अगर 7 रहे तो 8 में से 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा। और नियोन बायतम कोश 8 है, ऑक्टेट पूरा है, तो वैलेंसी 0। फिर देखो सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3। सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4। अब आ जाओ फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहे तो 8 में से 5 आप घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन फास्फोरस को अब अपवाद के रूप में लेकर के चलना, इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। सल्फर की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, घटाएंगे 8 में से 6, 2 आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लोरीन की बात करते हैं तो बायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ऐसे आपको याद करना है, बड़ा ही आसान है, ठीक। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर दो, 4 भी टेप लो, ठीक। वैसे लिखते नहीं है, 4 को हम लोग हटा कर चलते हैं, लेकिन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय मिस्टेक मिट गया। खैर आप समझ गए ना। बायतम कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 1, 2, 3, 4 हो जाती है। अगर मान लीजिए कि बायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से आप घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 8 में से 7 घटाएंगे 1। हीलियम की वैलेंसी 2 है ना, हीलियम की वैलेंसी 2। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन सबकी वैलेंसी 0 होती है। नियोन की वैलेंसी 0 क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 है, आर्गन संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 है, वैलेंसी 0। तो जिसके बायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी 0, राइट। जिसके बायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी 0। हीलियम के लिए याद रखेंगे, हीलियम के बायतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 ही है, फिर भी इसकी वैलेंसी 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को अच्छे से समझ लिया। ये तत्वों का नाम आपको रटा होना चाहिए, ये प्रतीक आपको रटा होना चाहिए, और परमाणु संख्या आपको रटी होनी चाहिए। क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरीन है, सल्फर है और मैग्नीशियम है। देखो, संयोजकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। क्लोरीन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप तभी लिख पाएंगे जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। तो क्लोरीन का 17 होता है, सल्फर का 16 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। जो परमाणु संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु जब उदासीन होता है तो। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में 7 जाएगा। इसमें पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, बच गया 6 जो कि तीसरे में जाएगा। पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा और तीसरे में बचा 2 वो जाएगा। अब देखो वैलेंसी कैसे निकालेंगे। मैंने आपको क्या बताया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो वैलेंसी हम उसी क्रम में बता देंगे। यहाँ पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है भाई, बायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे वैलेंसी यहाँ पर 2। इस वाले में आ जाओ, वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बायतम कोश में 7 है तो 8 में से 7 घटाएंगे, तो 8 में से 7 घटाएंगे 1, वैलेंसी 1। इस वाले में आ जाओ, वैलेंसी अगर आपको बतानी है तो बायतम कोश में 6 है, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 में से आपको घटाना पड़ेगा। तो 8 में से आप 6 घटाओगे 2 आएगा। तो सल्फर की वैलेंसी 2 हो जाती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो जाती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आपको तभी आएगा जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद आप देखेंगे कि 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वैलेंसी निकालना सिखाया है, जो आपको याद रखना है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बहुत ही आसान है। परमाणु संख्या, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं, पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन कहाँ होता है? परमाणु के नाभिक में होता है। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं, देखो यहाँ पर मिस्टेक है, अणुओं नहीं होगा, परमाणु होगा। किसी तत्व के सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। चलो पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं। पहले आपसे कहा गया है कि जो प्रोटॉन है ये परमाणु के नाभिक में होते हैं। फिर आपसे कहा गया है कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। मान लीजिए कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 16 प्रोटॉन है, यानी कि परमाणु संख्या 16। सीधा समझो, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, राइट? प्रोटॉन की संख्या, बस हो गया। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या बराबर क्या बोलेंगे? प्रोटॉन की संख्या, बस हो गया। इतनी सी बातें हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, कोई भी पदार्थ हो, बहुत सारे परमाणुओं से वो बने होते हैं। एक पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो एक तत्व के भीतर जितने भी आपके परमाणु होंगे सबकी परमाणु संख्या एक समान होगी, यानी सबके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या एक समान होगी। अपने दिमाग में आप ये चीज घुसा लीजिए। एक तत्व के भीतर जितने भी परमाणु होंगे, मान लीजिए कि आपने कोई तत्व लिया, आपने मान लो कि कोई तत्व लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम तत्व उठा लिया, सोडियम आपने तत्व ले लिया। आपने देखा कि सोडियम जो तत्व है इसके भीतर बहुत सारे परमाणु हैं, सोडियम तत्व के भीतर बहुत सारे परमाणु हैं। भाई तत्व में जो है अनगिनत परमाणु होते हैं। जितने भी परमाणु हैं सबके नाभिक में 11 प्रोटॉन ही आपको मिलेंगे। 11 से 10 नहीं, 11 से 12 नहीं हो सकता, आपको 11 प्रोटॉन ही मिलेंगे। यानी जितने भी परमाणु हैं सबकी परमाणु संख्या आपको 11 मिलने वाली है। तो तत्व के भीतर जितने भी परमाणु होंगे सबकी परमाणु संख्या एक समान, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। एक तत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है? नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उससे परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए हम लोग Z बराबर 1 बताते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है तो परमाणु संख्या 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए हम लोग परमाणु संख्या 6 बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि कार्बन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या जो है वो 6 होती है, इसीलिए। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। बहुत ही आसान है ना। हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन है परमाणु के नाभिक में होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, जितनी संख्या में ये प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसी को हम लोग उस तत्व की परमाणु संख्या बोलते हैं। अब बात करते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या है। अब परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन ही नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ दो, वो कहलाती है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। अच्छा, मास क्यों बोलते हैं इसको? मास नंबर, नंबर तो समझ गए कि भाई संख्या बता रही। मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, राइट। तो प्रोटॉन भी परमाणु के नाभिक में, न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में, लेकिन अंतर क्या है? कुछ तो अंतर आपको पहले से पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होता है, प्रोटॉन पे आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। इसके अलावा क्या अंतर है? मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि अगर आप कोई पदार्थ लेते, कोई तत्व लेते हो, किसी तत्व का आपने सैंपल लिया, उसमें देखा कि बहुत सारे परमाणु हैं, आपने ये चीज पढ़ा कि हर परमाणु की परमाणु संख्या एक समान, अर्थात हर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या एक समान। क्या न्यूट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होगा?
क्या न्यूट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या एक तत्व के अंदर आने वाले जितने भी परमाणु होंगे उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भी एक समान होगी जैसे कि प्रोटॉन की संख्या एक समान होती है? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। परमाणु के एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उसमें उस सब में नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। आपने मान लो कि कोई तत्व है, उसका सैंपल लिया, जब आपने उसको देखा, इसमें आपको बहुत सारे परमाणु नजर आए, सारे ही परमाणुओं के अंदर जो है प्रोटॉन की संख्या एक जैसी थी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या आपने देखा तो भाई न्यूट्रॉन की संख्या जो है अलग अलग देखने को मिल रही थी। ऐसा होता है। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। जो हम एटॉमिक मास बताते हैं, पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो केंद्र में निहित होता है, रदरफोर्ड ने कहा था। जो हम लोग एटॉमिक मास बताते हैं वो होता है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, राइट। एक प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन ये भी एक यू होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये भी एक यू होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं तो इन्हें हम लोग न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यू है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 यू है क्योंकि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अच्छा, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये द्रव्यमान संख्या है। मान लीजिए कि द्रव्यमान संख्या जो है वो 12 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का सम जो है, दोनों का जोड़ जो है वो 12 है। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? मास क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हम लोग बताएंगे, एटॉमिक मास हम लोग कैसे बताएंगे? 12 यू कर देंगे, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों का द्रव्यमान जो है वो तो बराबर ही होता है। एक का द्रव्यमान 1 यू होता है तो टोटल 12 है, तो 12 यू हो जाएगा। समझे आप? तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पर द्रव्यमान 12 यू दिया हुआ, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कैसे हो गया? भाई द्रव्यमान अगर 12 यू है तो हमें पता है कि इसमें मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है। हमें पता है कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 6 है। 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान 6 यू हो जाएगा, 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान 6 यू हो जाएगा। तो बचा हुआ द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, 6 यू हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 यू होता है, यानी कि इसमें 6 न्यूट्रॉन है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, किसी तत्व को हम कैसे दिखाते हैं? द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या लिख करके। मान लीजिए कोई तत्व है एक्स कोई तत्व है। यहाँ देखो, तत्व का प्रतीक लिखेंगे, ऊपर में द्रव्यमान संख्या लिखेंगे, नीचे में परमाणु संख्या लिखेंगे, है ना? नीचे में परमाणु संख्या लिखेंगे, जिसे यहाँ पर देखो दिखाया गया है। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या को हम लोग 7 ऐसे नीचे लिखेंगे, राइट। और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 14, तो आप क्या करेंगे? 14 ऊपर लिखेंगे। जो आपने परमाणु द्रव्यमान याद रखा हुआ है, 1 से लेकर के 20 तक, परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है आप याद रखिए। जो आपने परमाणु द्रव्यमान याद रखा है उसमें से यू हटा देना, वही द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। क्लोरीन के केस में खाली आप याद रखेंगे, वहां पर वैसा नहीं होगा। क्लोरीन के केस में वैसा नहीं होगा। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तत्व का प्रतीक लिखेंगे, नीचे लिखेंगे परमाणु संख्या, ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। भाई कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है,
तो 8 हो जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु का क्या आवेश है? 0 आवेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 प्लस चार्ज 8 माइनस चार्ज एक दूसरे को खत्म कर देंगे। सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? ए से डिनोट करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। सारणी 4.1 में चलते हैं, यहां आ जाइए। ऑक्सीजन और सल्फर की बात की गई है। एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप यहां पर देखो, ऑक्सीजन की बात की गई है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 16। द्रव्यमान संख्या 16। सल्फर की बात की गई है, प्रोटॉन की संख्या 16, जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है, और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो यहां पर द्रव्यमान संख्या 32, राइट। और अगर मान लो परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा जाए तो इसमें 32 यू लगा देना, इसमें यू लगा देना। हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप क्लोरीन को छोड़ दो, तो बाकी सब में जो है आप ये चीज कर सकते हो। द्रव्यमान संख्या में यू लगा दो, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान आपको पता है तो यू हटा दो, द्रव्यमान संख्या आपको मिल जाएगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में हीलियम को लेकर के सवाल देखा था कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 यू है, प्रोटॉन अगर इसमें 2 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो ये क्या है? एटॉमिक मास है। इसमें से यू हटा दो तो ये मास नंबर हो जाएगा, और मास नंबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर 4 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या आपको 2 दी गई थी, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या 2 आपको मिल जाती है, राइट। तो हम लोगों ने सल्फर के केस में निकाला 32 और ऑक्सीजन के केस में निकाला 16। अब पढ़ते हैं समस्थानी के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में। यह भी बहुत आसान है। मान लीजिए कि आपने हाइड्रोजन लिया, आपने हाइड्रोजन का एक सैंपल लिया, उसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु हैं। भाई हाइड्रोजन गैस है, पदार्थ है। पदार्थ में कौन सा पदार्थ है? तत्व है। तत्व के भीतर बहुत सारे परमाणु होंगे। और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एक तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं सबकी परमाणु संख्या जो है एक समान होती है, या फिर बोल दो सारे में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो एक जैसी होती है। तो हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है। हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। या फिर प्रोटॉन की संख्या इसमें 1 होती है, राइट। तो जितने भी हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हैं सब में प्रोटॉन की संख्या 1 1 1 1 होनी ही होनी है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। मैंने आपसे कहा क्या न्यूट्रॉन के साथ भी ऐसा होगा? क्या न्यूट्रॉन के साथ भी ऐसा होगा? क्या न्यूट्रॉन के साथ भी ऐसा होगा कि एक तत्व के भीतर जितने भी परमाणु होंगे सारे में न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होगी? तो आंसर है नहीं। हाइड्रोजन के केस में देखा गया कि जब भी हम हाइड्रोजन का कुछ सैंपल लेते हैं उसमें हमें जितने भी परमाणु मिलते हैं उसमें से अधिकांश में न्यूट्रॉन तो गायब है ही नहीं। अधिकांश में न्यूट्रॉन तो गायब है ही नहीं। मैं एक काम करता हूं या फिर चलो नहीं, हम दूसरा तत्व लेते हैं कोई। मान लो कि हमने कार्बन का सैंपल लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। हाइड्रोजन के केस में थोड़ा सा लोचा है, इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं अधिकांश में। कार्बन की हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो कार्बन का हमने सैंपल लिया, तो कार्बन तत्व है, इसमें भी बहुत सारे परमाणु होंगे और सारे ही परमाणुओं में क्या कॉमन है कि सब में परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या एक समान। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो सारे को मैं 6 कर देता हूं, राइट। सबकी परमाणु संख्या एक समान। अब आते हैं न्यूट्रॉन की संख्या पे। हमने देखा कि अधिकांश कार्बन परमाणुओं के पास जो है 6 न्यूट्रॉन है और कुछ के पास 7 न्यूट्रॉन है, कुछ के पास
8 न्यूट्रॉन है। ठीक, हमने देखा कि अधिकांश के पास क्या है कि 6 प्रोटॉन के साथ साथ क्या है कि 6 न्यूट्रॉन भी हैं। 6 ये इस वाले कलर से मैं न्यूट्रॉन बना रहा हूं, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन है। अधिकांश के केस में देखा कि भाई 6 प्रोटॉन के साथ 6 न्यूट्रॉन है। अधिकांश के साथ देखा कि 6 प्रोटॉन के साथ 6 न्यूट्रॉन है। लेकिन कुछ के साथ देखा कि 8 न्यूट्रॉन है। कुछ के साथ देखा कि 8 न्यूट्रॉन है। कुछ के साथ देखा 8 न्यूट्रॉन है। यानी हमें कार्बन तत्व के भीतर 2 तरह के परमाणु मिले हैं। हमें कार्बन तत्व के भीतर 2 तरह के परमाणु मिले हैं। एक परमाणु वो है जिसमें 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो समय बराबर ही है। एक परमाणु वो मिले हैं जिसमें कि 6 प्रोटॉन के साथ 6 न्यूट्रॉन है, और दूसरे प्रकार के परमाणु हमें वो मिले हैं जिसमें 6 प्रोटॉन के साथ 8 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन के साथ कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन है। क्या ये दोनों एक ही तत्व के परमाणु हैं? ये सारे के सारे परमाणु क्या है? कार्बन के ही तो है। तो ये दोनों के दोनों परमाणु जो है वो तो एक ही तत्व के हैं। आप सीधा प्रोटॉन की संख्या देख लो या फिर परमाणु संख्या देख लो ना, परमाणु संख्या एक समान, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु है। तो हम बोलेंगे ना कि ये जो 6 न्यूट्रॉन वाले परमाणु हैं, 8 न्यूट्रॉन वाले परमाणु हैं, सब कार्बन के ही परमाणु हैं, लेकिन थोड़े अलग हैं। अलग किस मामले में? न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई। इसमें द्रव्यमान संख्या 12, इसमें द्रव्यमान संख्या 14, राइट। तो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, जब जैसे ही मैं बोलूं एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि परमाणु संख्या सबकी एक समान, प्रोटॉन की संख्या एक समान। ये याद रखने वाली बात नहीं है। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु है तो सबकी परमाणु संख्या एक समान, प्रोटॉन की संख्या एक समान। एक ही तत्व के परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, माफ करिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, या फिर एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक अलग अलग तत्व के परमाणु नहीं होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाने के कारण द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाती है, राइट। अच्छा, अगर मैं इस वाले परमाणु का द्रव्यमान पूछूं तो आप कितना बोलेंगे? मैंने आपसे कहा था केवल आपको यू लगा देना होता है द्रव्यमान संख्या में, ठीक, यू लगा देना होता है। तो मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं, इस वाले परमाणु का जो द्रव्यमान आएगा वो 12 यू आएगा। भाई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 यू होता है, टोटल मिलाकर 12 है तो 12 यू जाएगा। इसका जो मास आएगा वो 14 यू आएगा। अब मुझे आप ये बताओ कि परमाणु द्रव्यमान अगर मैं आपसे पूछता हूं, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान मतलब कि एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, अर्थात कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये वाला द्रव्यमान बोलेंगे या फिर ये वाला द्रव्यमान बोलेंगे? कौन सा द्रव्यमान आप बोलेंगे? कौन सा द्रव्यमान आप बोलेंगे? 12 यू बोलेंगे या फिर 14 यू बोलेंगे आप, है ना? क्योंकि हमें 2 तरह के परमाणु मिल रहे हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं और 50 का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है। 30 किलोग्राम के 50 बच्चे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्लासरूम में बच्चे का द्रव्यमान क्या है, एक बच्चे का, तो आप बोलेंगे 30 किलोग्राम। लेकिन मान लीजिए कि कुछ का द्रव्यमान, भाई 20 ऐसे बच्चे हैं जिसका द्रव्यमान 30 किलोग्राम है और 30 ऐसे बच्चे हैं जिनका द्रव्यमान 25 किलोग्राम है, तब आप क्या बोलेंगे? तो आप एवरेज निकाल करके बोलेंगे ना, कि एवरेज बताना पड़ेगा कि एवरेज कितना द्रव्यमान है। सेम चीज यहां पर होगा। अब कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान बताया जाएगा वो एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज, इस दोनों का एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए ये गलती कभी नहीं करते हम लोग कि 12 + 14 बट्टे में 2 कर देते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये तो तब होगा ना जब आधा ये परमाणु होगा और आधा ये वाला परमाणु हो, तब होगा। हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि कितना परसेंट ये परमाणु है और कितना परसेंट ये परमाणु है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एवरेज निकालते हैं और तब जाकर के जो द्रव्यमान आता है वो हम लोग परमाणु द्रव्यमान बताते हैं। जैसे यहां पर देखो, आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना एवरेज ये वाला आता है।
ये आता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्योंकि हाइड्रोजन के ही सारे के सारे समस्थानिक है तो सबकी परमाणु संख्या एक समान, प्रोटॉन की संख्या एक समान। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है कि सारे में अलग अलग होती है, इसमें 1, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 2, जिसके कारण द्रव्यमान संख्या अलग अलग आ जाती है। 1 द्रव्यमान संख्या, 2 द्रव्यमान संख्या, 3 द्रव्यमान संख्या। यानी अगर हम मास की बात करेंगे तो 1U, 2U, 3U। यानी आप हाइड्रोजन का सैंपल लेते हो तो 3 तरह के आपको परमाणु मिलेंगे। कुछ ज्यादातर जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान आपको 1U मिलेगा, कुछ का 2U मिलेगा और बहुत कम का 3U मिलेगा। तो अब आप हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या बताओगे? ये बताओगे तो यहां पर जो है एवरेज निकाला जाता है। सबसे पहले कितने मात्रा में कौन से समस्थानिक है, सबसे पहली बात तो ये तीनों समस्थानिक कहलाएंगे। एक ही तत्व के तीनों परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, समस्थानिक कहलाएंगे। तो प्रकृति में कौन सा समस्थानिक कितनी मात्रा में है उसके हिसाब से जो है परसेंटेज निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। और एवरेज हम निकालते हैं तो हमें पॉइंट में देखो ये मास मिलता है। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समझा चुका हूं आपको, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को ले, इनके 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, याद रखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और ट्राइटियम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ऐसे भी दिखाते हैं प्रोटियम को, ड्यूटेरियम को और ट्रिटियम को। देखो नीचे में 1 1 1 है जो कि परमाणु संख्या है, ऊपर में 1 है, 2 है, 3 है जो कि द्रव्यमान संख्या है। परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण है। कार्बन की बात करते हैं, यहां पर मैंने कार्बन लिया। कार्बन के 2 समस्थानिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 12 है और जिनकी द्रव्यमान संख्या 14 है। आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बन जो पदार्थ होता है, कार्बन जो तत्व होता है उसमें हमें 2 तरह के परमाणु मिलते हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान कुछ ज्यादातर जो परमाणु हमें मिलते हैं उसका द्रव्यमान 12U होता है और कुछ का 14U होता है। क्लोरीन की बात करते हैं तो परमाणु संख्या एक समान है। कुछ हमें क्लोरीन के परमाणु ऐसे मिलते हैं जिसका द्रव्यमान 35 होता है और कुछ का 37 होता है। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु है तो परमाणु संख्या समान ही होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समझा चुका हूं बहुत ही अच्छे से। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक लौता तत्व है जिनके समस्थानिकों को स्पेशल नाम दिया गया है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, स्पेशल नाम दिया गया है हाइड्रोजन के समस्थानिकों को। ये जो प्रोटियम है ना, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। यानी जिस हाइड्रोजन की हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई में बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, वो प्रोटियम ही होता है। 99% से ज़्यादा ये प्रोटियम ही पाया जाता है। जब भी आप हाइड्रोजन का सैंपल लेंगे ना तो उसमें 99% से ज़्यादा ये प्रोटियम ही मिलेगा, जिसे हम लोग यूजुअली हाइड्रोजन बोलते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रासायनिक गुण है ना वो डिसाइड होता है परमाणु संख्या से। रासायनिक गुण डिसाइड होता है परमाणु संख्या से, और हम जानते हैं कि समस्थानिकों के भीतर परमाणु संख्या जो है समान ही होती है, इसलिए रासायनिक गुणधर्म जो है उनके समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35U और 37U होता है, जो कि 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। जो मैंने आपको समझाया कि आपने एक सैंपल लिया, उसमें क्लोरीन के 2 तरह के परमाणु देखने को मिले। एक में देखने को मिला कि भाई 17 प्रोटॉन के साथ थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं इसको, 35 और 37 है ना। क्लोरीन का सैंपल उठाया तो 2 तरह के परमाणु दिखे। देखा कि एक में 17 प्रोटॉन के साथ 18 न्यूट्रॉन है
एक में दिखा कि 17 प्रोटॉन के साथ 20 न्यूट्रॉन है। तो क्लोरीन तत्व का जब सैंपल लिया गया तो उसमें दो तरह के परमाणु देखने को मिले। एक में देखा कि भाई 17 प्रोटॉन के साथ 18 न्यूट्रॉन है, एक में देखा कि 17 प्रोटॉन के साथ 20 न्यूट्रॉन है। यानी अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो यहां पर द्रव्यमान संख्या भाई कितनी हो जाती है, 35, राइट, 7 7 14, 7 8 15, 3, और यहां पर द्रव्यमान संख्या 37। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, तो 35 U और इसका कितना हो जाएगा, 37 U। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान माना जाए। समझा चुका हूं एक बार कार्बन एग्जाम्पल लेकर के। आप इसको क्लोरीन का द्रव्यमान बताएंगे या फिर इसको द्रव्यमान बताएंगे, तो मैंने आपसे कहा कि एवरेज यहां पर बताना पड़ेगा आपको एवरेज बताना पड़ेगा। और एवरेज भी कैसे निकालेंगे, सिंपली नहीं कि 35 + 37 बट्टा में 2 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि नेचर में जो क्लोरीन तत्व पाया जाता है उसमें कितना % ये वाला समस्थानिक है और कितना % ये वाला समस्थानिक है, राइट। तो हमें पता चला कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। यही था ना, 35 37 35 37 3:1 का होता है। अर्थात अगर ये 75% है तो ये कितना है, 25% है, राइट। तो देखो एवरेज कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है। 35 का 75% ले लेंगे प्लस 37 का 25% ले लेंगे। जो आंसर आएगा वही जो है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। अब देखो ज्यादातर जो क्लोरीन परमाणु है उसका द्रव्यमान 35 है, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 35 के ही करीब आएगा, राइट। तो यहां पर देखो निकाल कर दिखाया गया है, 35 गुने में 75% है, 75 बट्टे में 100, प्लस 37 गुने में 25% है, 25 बट्टे में 100, सॉल्व किया तो ये आया। यही कारण है कि क्लोरीन का द्रव्यमान आपको ऐसे डेसिमल में देखने को मिलता है 35.5। वैसे तो अधिकांश का जो है डेसिमल में ही आता है, लेकिन हम लोग उसको पूर्ण संख्या के रूप में याद करते हैं। यहां देखो 35.5 आया। अगर मान लीजिए कि एक ही प्रकार के सारे परमाणु होते, यानी सब में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होती, तो आपको कभी भी फ्रैक्शन में, कभी भी डेसिमल में जो है ये एटॉमिक मास देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। मान लो कि जितने भी क्लोरीन के परमाणु होते हैं सारे में जो है हमें यही परमाणु देखने को मिलता, तो इसका मास कितना निकल करके आता, 37 U निकल करके आता, हम लोग 37 U बोलते हैं। या फिर मान लो सारे के सारे ऐसे होते तो हम लोग 35 U बोलते हैं, लेकिन हमें दोनों तरह के दिख रहे हैं तो हम लोगों ने एवरेज ले लिया। नेचर में कितने % में कौन पाया जाता है उसके हिसाब से। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। समझा चुका हूं। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है, मान लीजिए कोई तत्व है जिसका कोई समस्थानिक है ही नहीं, तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है ना भाई। इसका द्रव्यमान बताते हैं 17 U, इसका द्रव्यमान बताते हैं 20 U, दोनों को जोड़ देते हैं 37 U हो जाता है। अगर मान लीजिए सारे के सारे क्लोरीन में यही वाले परमाणु होते हैं वैसे केस में, राइट। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हम प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा। हमें सबसे पहले प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा, कितने % में कौन पाया जाता है, और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, कहीं पर द्रव्यमान संख्या, कहीं पर द्रव्यमान होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कोशिश की है कि सब कुछ समझ में आ जाए। एक ही समस्थानिक है ही नहीं, एक ही जैसे परमाणु है, वैसे केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो द्रव्यमान संख्या है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उसमें U लगा दो। अगर समस्थानिक रूप में पाए जाते हैं तत्व के परमाणु, वैसे केस में आपको एवरेज लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 U है। कहा जा रहा है कि 35.5 देख करके आप ये मत समझना कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्नात्मक संख्या है। ऐसे डेसिमल में आपको मिल रहा है क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, नहीं। देखो ना, क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान डेसिमल में कहाँ है, एक में 35 U है, एक में 37 U है। ये डेसिमल में क्यों आया है, क्योंकि हमने एवरेज लिया है, इसलिए आया है। वास्तव में एटॉमिक नंबर जो होता है अलग अलग परमाणु का, वो आपको नहीं मिलेगा, डेसिमल में आपको नहीं मिलेगा। एवरेज लेंगे तो जाकर के मिलेगा।
समस्थानिकों के अनुप्रयोग की बात करते हैं। कुछ विशेष समस्थानिक के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। ये आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। अभी देखो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? इजराइल और यूएसए का कहना है कि ईरान क्या बना रहा है? परमाणु बम बना रहा है। परमाणु बम बना रहा है। उस परमाणु बम को बनाने के लिए यही यूरेनियम चाहिए होता है। यही यूरेनियम चाहिए होता है। तो ये यूरेनियम शब्द आजकल आप खूब सुनते भी होंगे। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है, और आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका इस्तेमाल घेंगा रोग में होता है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग एटॉमिक रिएक्टर में होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है, और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में होता है। अब बात करते हैं समभारिक। जहां समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु थे ना, समभारिक में ऐसा नहीं है। अलग अलग तत्व के ही परमाणु होते हैं। समभारिक अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु नहीं होंगे। दो तत्व कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 है और आर्गन जिसकी परमाणु संख्या 18 है के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। हमने क्या किया? कैल्शियम लिया और हमने आर्गन लिया। भाई कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18, लेकिन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। भाई इसकी द्रव्यमान संख्या 40 और इसकी द्रव्यमान संख्या 40। न्यूट्रॉन की संख्या अगर पता करनी हो तो क्या करेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। 40 में से 20 गया 20 हो जाएगा, यहाँ 40 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान है। द्रव्यमान संख्या जो है वो एक समान है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। समभारिक समान भार है, समभारिक समान भार है। तो द्रव्यमान संख्या एक समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है। ये याद रखिएगा, ये अलग अलग तत्व के परमाणु हैं। एक कैल्शियम का है, दूसरा आर्गन का है, एक ही तत्व का नहीं है। यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियोनों की संख्या समान है। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है और जो न्यूट्रॉन की संख्या है। यानी 40 न्यूक्लियन कैल्शियम है और 40 न्यूक्लियन आर्गन में है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहा जाता है। अगर आपको समस्थानिक अच्छे से पता है तो समभारिक में आप हंसेंगे नहीं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले। समभारिक है अलग अलग तत्व के ही परमाणु होते हैं, बाई चांस उनका जो द्रव्यमान संख्या है या फिर बोलते परमाणु द्रव्यमान जो है वो एक समान हो जाता है। अच्छा, इन दोनों के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे, भौतिक गुणधर्म होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म डिसाइड होता है परमाणु संख्या से। दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग है तो दोनों के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, साथ में जो भौतिक गुणधर्म होंगे वो भी अलग अलग होंगे। लेकिन समस्थानिक के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुणधर्म जो है वो एक समान होते हैं। चिन्ह H, D और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणिक कणों की सारणीबद्ध कीजिए। हाइड्रोजन, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। इन तीनों में बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है आपसे। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, भाई एक ही तत्व के ये अलग अलग परमाणु होते हैं, समस्थानिक है ये, तो प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु संख्या एक समान। जब परमाणु उदासीन होता है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, एक एक एक। अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो इसमें 0 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है। अगर हम इसको दिखाएं तो ऐसे दिखाते हैं 1H1, 1H2, 1H3। इस फॉर्म में अगर आपको लिखा दी जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, 0 1 2 0 1 2। ठीक। समस्थानिक और समभारिक की किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। समस्थानिक में हम लोग क्या ले सकते हैं? यहाँ पर समस्थानिक में हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर मान लो कि 12 ले लिया, 12 12 और 12 14 कार्बन का ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखने यहाँ पर जा रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन दोनों के लिए सेम ही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं,
इलेक्ट्रॉन भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के केस में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 मिलेगा आपको। अगर हम यहाँ पर समभारिक की बात करते हैं, समभारिक अभी आपने देखा कैल्शियम 20 40 और आर्गन 20 40। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर देखो 20 परमाणु संख्या है, यानी 20 प्रोटॉन की संख्या, 20 इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो 2 8 2 8 8 2, राइट। 2 8 8 2 2 8 10 8 18 2 20, माफ करिएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा, राइट। इसका हो जाएगा 2 8 8। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही जैसा आएगा, क्यों? क्योंकि सारे में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर ही होती है, तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिलेगा। लेकिन समभारिक अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब आखिरी में जो एक्सरसाइज दिया गया है उनके प्रश्नों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होता है, राइट। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग 0 मानकर चलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो एक समान होता है 1 AMU, या फिर इसी को हम लोग 1U बोलते हैं। आकर्षण की बात करते हैं, धन आवेशित कणों की ओर आकर्षित होते हैं, ये ऋण आवेशित कणों की ओर आकर्षित होते हैं, और इनमें कोई आकर्षण नहीं होता है क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, यानी क्या कमी थी उनमें? तो जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था वो किसी प्रायोगिक साक्ष्य पर आधारित नहीं था, केवल उनकी कल्पना थी कि परमाणु जो है धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। फिर बाद में अन्य वैज्ञानिक जब आते हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनका जो मॉडल है उनके एक्सपेरिमेंट पर जो है खरा नहीं उतरता है। जैसे कि रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा कण प्रक्रमण प्रयोग किया था, उनको जो रिजल्ट मिला उससे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझाया नहीं जा सका, क्योंकि वैसा कुछ दिखा ही नहीं जैसा कि जे थॉमसन ने कहा था। तो ये कमी है, आप पढ़ सकते हो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमा है, क्या कमी थी भाई? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ऊर्जा गवाते हैं और नाभिक में गिर जाते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं, बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि किसी भी कक्षा में घूमेगा, एक निश्चित कक्षा में ही घूमता है जिसे हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। और एक कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, ऐसा नहीं है कि वो ऊर्जा गवाते हैं और धीरे धीरे वो नाभिक में गिर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। मान लीजिए कि नाभिक के पास वाला कक्षा में घूम रहा था, अब नाभिक के दूर वाले में जाएगा, वैसे केस में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब दूर वाले से नजदीक में आएगा, नाभिक के नजदीक में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर उत्सर्जन होता है ऊर्जा का। कक्षाएं स्थिर होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नहीं गवाते हैं। तो जो कमी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थी उसे दूर करने का काम जो है नील्स बोर ने किया था। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो थॉमसन ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं, राइट। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन को बांटने के क्या नियम थे? 3 नियमों के बारे में आपने पढ़ा था। पहला तो ये था कि एक ऑर्बिट में, एक कक्षा में, एक कोश में या फिर एक ऊर्जा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है जहां n जो है कक्षा की संख्या है, और ये हम लोगों ने देखा था 2 8 18 32। दूसरा आपने पढ़ा था कि बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, और जब तक कि भीतरी कक्षा पूरी तरह से भर नहीं जाता तब तक कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए तत्व के परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं या फिर साझेदारी करते हैं, उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और ऑक्सीजन
का हमें संयोजकता चाहिए, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने आना चाहिए, और आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। सिलिकॉन की यहां पर बात की जा रही है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपसे कहा कि अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 4, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए संयोजकता जो है 4। ऑक्सीजन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, वैसे केस में संयोजकता निकालने के लिए 8 में से क्या करेंगे, इन सारे को घटाएंगे, और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सारे के केस में वैलेंसी 0। तो 8 में से 6 घटाएंगे, 2 मिलेगा, संयोजकता 2। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। देखो, परमाणु संख्या नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है प्लस जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, दोनों संख्या को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान या फिर बोल दो द्रव्यमान संख्या अलग अलग, जिनका परमाणु द्रव्यमान भी बोल सकते हो या फिर जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। संभारिक अलग अलग तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। समस्थानिक के 2 उपयोग लिखिए। 2 उपयोग आपने पढ़ा था, यूरेनियम के बारे में पढ़ा था। यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग जो है ईंधन के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है। ये उपयोग है जो आपको याद रखने हैं। सोडियम प्लस के पूरी तरह भरे हुए के व एल कोश होते हैं, व्याख्या कीजिए। भाई सोडियम प्लस है, देखो ये सोडियम उदासीन है, उदासीन परमाणु है, इसमें 11 प्रोटॉन है, जितनी परमाणु संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या। 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सोडियम प्लस है, इसकी भी परमाणु संख्या हम लोग 11 ही बोलेंगे। प्रोटॉन की संख्या तो इसमें भी 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 है। प्रोटॉन की संख्या 11 यानी 11 प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 यानी कि 10 माइनस चार्ज, 1 प्लस चार्ज एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर प्लस आया। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखते हुए लिखेंगे। तो जो पहला कोश है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो दूसरा कोश है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 8 10, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 1 आता KLM में, लेकिन इसका क्या है KL, बस 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में। अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों ब्रोमीन 79 तथा ब्रोमीन 81 के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखो 2 हमें ब्रोमीन के समस्थानिक देखने को मिलते हैं। आपने ब्रोमीन का सैंपल लिया, उसमें कुछ ब्रोमीन के परमाणु ऐसे थे जिनका भाई परमाणु द्रव्यमान जो है, अब सीधा मैं लिख देता हूं यहाँ पर 79U है, और कुछ ऐसे थे जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है 81U है। यानी कुछ ऐसे ब्रोमीन के एटम्स थे जिनमें 35 प्रोटॉन के साथ 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। भाई कुछ ऐसे ब्रोमीन के एटम्स थे जिसमें 35 प्रोटॉन के साथ 44 न्यूट्रॉन्स थे, 35 प्रोटॉन के साथ 44 न्यूट्रॉन्स थे, राइट। और कुछ ऐसे थे जिसमें 35 प्रोटॉन के साथ 46 न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है ना। 6 5 11 4 3 7, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या कितना कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 79 और 81, द्रव्यमान संख्या 79 81, और हम लोग द्रव्यमान निकालने के लिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, 1U से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली 1U से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ब्रोमीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 79U बोले या फिर 81U बोले, तो आप समझ चुके होंगे एवरेज हमें बोलना है। एवरेज निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कितना परसेंट कौन पाया जाता है। तो दे रखा है यहाँ पर 49.7% ये वाला समस्थानिक है और 50.3% ये वाला समस्थानिक है, यानी टोटल 100% में से कितना प्रतिशत ये, कितना प्रतिशत ये। तो एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 79 गुने में 49.7% प्लस
81 इंटू में 50.3%। इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका, जो मान निकल कर के आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो लगभग जो है 80 के करीब आएगा। देख लेना, दशमलव में आएगा लेकिन 80 के करीब आएगा। समझे आप? दशमलव में आएगा लेकिन 80 के करीब आएगा। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान ये निकल करके आता है। दशमलव में आपने देखा तो समझ गया, आपने समझ गया क्या कि ये एवरेज है, ये एवरेज है। एवरेज में इस पॉइंट में इसीलिए है क्योंकि ये एवरेज है, नहीं तो पॉइंट में नहीं आता। इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक ये है और ये है, प्रतिशत क्या है? देखो, एक तत्व है X, इसका जब सैंपल लिया, इसमें दो तरह के परमाणु देखने को मिले या फिर दो तरह के समस्थानिक देखने को मिले। कुछ ऐसे परमाणु थे जिसका द्रव्यमान 16 U था, कुछ ऐसे थे जिनका परमाणु द्रव्यमान 18 U था। जब इस दोनों का एवरेज निकाला गया तो कितना आया? इतना आया। एवरेज निकाला गया तो इतना आया। तो बताइए कि कौन कितना प्रतिशत में है? तो इसका ठीक रिवर्स कर देना है। हमने इस बार इतना निकाला, ये हमें दिया हुआ था। इस बार हमें क्या है कि ये दिया हुआ है और हमें परसेंटेज चाहिए। तो अगर मान लिया जाए कि ये अगर X% है तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस X% हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 80% है तो ये 20% हो जाएगा। 100 में से 80 घटा देंगे। ये 40% है तो ये 100 माइनस 40 60% हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ये X% है तो 100 माइनस X% हो जाएगा। एवरेज कैसे लिखते हैं बताओ? एवरेज ऐसे लिखते हैं 16 गुने में X% प्लस 18 गुने में 100 माइनस X% बराबर 16.2 हो जाएगा। तो ये 16x बट्टे में 100 हो जाता, ये आपका हो जाता कितना? 1800 माइनस 18x बट्टे में 100 बराबर 16.2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16 में से ये 18 हम लोग घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1800 और ये 1620 हो जाएगा। 1620 हो जाएगा, सही है ना? माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 180, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 90। तो ये हमारा 90% है। अगर ये 90% है तो ये 10% हो जाएगा। 100 में से 90 करेंगे तो राइट। तो ये आपको मिलेगा 90% और ये आपको मिलेगा 10%। यदि तत्व का Z बराबर 3 हो, Z मतलब कि परमाणु संख्या 3 हो, तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी लिखिए। परमाणु संख्या 3 लिथियम की है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का 2 1 होता है। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंसी 1। तो वैलेंसी 1 और तत्व कौन सा है? लिथियम। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। तो एक परमाणु X है, दूसरा Y है। अब देखो यहाँ पर दोनों में प्रोटॉन की संख्या एक समान है, यानी कि परमाणु संख्या एक समान है, यानी कि ये दोनों के दोनों समस्थानिक है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या आपको चाहिए। इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है? तो दोनों के दोनों समस्थानिक है, यही संबंध है। द्रव्यमान संख्या चाहिए तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये वाला जो परमाणु है इसमें द्रव्यमान संख्या 12 है और ये वाला जो परमाणु है इसमें द्रव्यमान संख्या 14 है, यानी कि कार्बन के समस्थानिक है। 12 और 14 है ना। कार्बन के समस्थानिक 6 12 6 14। न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा करके निकालते हैं तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखें। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जे थॉमसन ने तो न्यूक्लियस की बात ही नहीं की थी। फॉल्स है ये। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनाविशित होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुना होता है। ये बिल्कुल ही सही है। आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। ये बिल्कुल सही है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन का इस्तेमाल होता है।
तो ये ट्रू हो जाएगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो इससे परमाणु के केंद्र की खोज हुई थी। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक में क्या अलग होते हैं भाई? परमाणु संख्या एक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या के कारण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? अगर क्लोरीन मान लो ऐसे उदासीन होता तो परमाणु संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन माइनस है, तो अब इसमें देखो परमाणु संख्या तो अभी भी 17 है, लेकिन अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर, तो अब 2, 8, 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन इस वाले में 8 है, इस वाले में 7, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 है ना। संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि 72 कोष्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा? सोडियम परमाणु संख्या 11 है, 2, 8, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा डी। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। परमाणु संख्या 9 दिया हुआ है, परमाणु संख्या अगर 9 दिया हुआ है तो प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पर 9, राइट। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जोड़ेंगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होती है जो प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु अगर उदासीन है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। परमाणु स्पीशीज यानी कि परमाणु किस तत्व का परमाणु है, तो ये डिसाइड किससे होगा? परमाणु संख्या से डिसाइड होगा, या फिर बोल दो प्रोटॉन की संख्या से। तो परमाणु संख्या 9 किसका है? फ्लोरीन का है, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। अब देखो सल्फर के बारे में बात की जा रही है कि परमाणु संख्या 16 है। अगर परमाणु संख्या 16 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 16, राइट। द्रव्यमान संख्या 32 है, द्रव्यमान संख्या 32 है, प्रोटॉन की संख्या 16 है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? ये सल्फर है, परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से हम लोग परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब तक उदासीन है, जब तक कहा ना जाए कि चार्ज है, आवेश है, तब तक हम उदासीन ही मानेंगे। तो 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जाइए, द्रव्यमान संख्या 24 है, प्रोटॉन की संख्या 12 है। प्रोटॉन की संख्या अगर 12 है यानी कि परमाणु संख्या भी 12 है, राइट। द्रव्यमान संख्या 24 है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इस द्रव्यमान संख्या में से इस प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे या फिर परमाणु संख्या को घटा देंगे तो 12 मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है 12 हो जाएगा। और ये जो परमाणु है ये किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का है, एक परमाणु संख्या 12 है जो कि मैग्नीशियम का होता है। अब यहाँ आ जाइए, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। जैसे आपने देखा न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, तुरंत बोल दो कि 1H1 यानी कि प्रोटियम, है ना, प्रोटियम। न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है यानी कि परमाणु संख्या 1 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, ये कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। या फिर हो सकता है, अगर मान लो ये होता भी है तो ये H+ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। H+ अगर हम उठाते हैं तो इसमें देखो एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन इसमें तो होता ही नहीं है, 0 न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, जो कि एक ही हो जाएगा, तो ये H+ हो जाएगा, है ना, H+। तो इसके साथ ही ये हमारा जो चैप्टर है इस पार्ट 2 के साथ फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।